अस्सलाम वालेकुम। हमज़ा हनीफ़ है। अच्छा, आज हम बेसिकली ये बात करने बैठे हैं कि जब हम सीए के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सीफैप पे स्पेसिफिकली, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। ऑल्दो सिलेक्टिव स्टडी डिस्करेज्ड है इन द एंटायर सिलेबस ऑफ सीफैप या फाइनल्स के ओवरऑल सीए सब्जेक्ट्स के भी, बट हमें यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर हम फोकस कर लें तो उनसे हमारा मैक्सिमम वेटेज जो है वो पेपर का कवर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हम डिस्कस करेंगे ग्रेड वाइज। और सबसे पहले हम जो है वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का, एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं और उसमें समझते हैं कि देखें इसमें ग्रेड ए है पहले तो, जो कि ग्रुप्स की बात कर रहा है। अब ये जो ग्रुप्स की बात कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्रुप्स, लर्निंग आवर्स इसके 64 to 75 हैं और इसका वेटेज जो है वो 30 to 40 मार्क्स का है। इसको अगर देखा जाए तो ये हमें अराउंड 30 to 40 मार्क्स देता है। लेकिन कौन से 30-40 मार्क्स? इसमें लर्निंग आवर्स 64 to 75 आवर्स के हैं। देखते हैं इसका ब्रेकअप। बेसिकली जाके अगर हम देखें तो ये ग्रेड ए है और ग्रेड ए में ये रिस्पेक्टिव कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है। आईएफआरएस 3 और आईएफआरएस 10, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। उसके बाद जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये बहुत ज़्यादा कोई हमें ना इसका टेस्टिंग लेवल बहुत बड़ा है कि नॉर्मल आपकी बेसिक नॉलेज की बेसिस पे आप उसको एनालाइज करेंगे, उसकी बेसिस में उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। इनको आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, जो कि आपने ऑडिट में भी पढ़ा होता है, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे आ रही हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन, ये टेस्टिंग लेवल 3 पे टेस्ट हो रही है, तो हमें इसका अकॉर्डिंगली इतनी ही अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट्स IS 21 की बात कर रहे हैं, ये भी टेस्टिंग लेवल 1 पे टेस्ट होगा। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, आईएफआरएस 5 की बात कर रहे हैं, ये भी टेस्टिंग लेवल 1 पे है। इंटरिम रिपोर्टिंग IAS 34 की बात हो रही है, ठीक है, और ये टेस्टिंग लेवल 2 पे है। रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स IAS 24 की बात हो रही है, यहाँ पे टेस्टिंग लेवल 1 ही फॉलो होगा। ओवरऑल ये बात अगर हम कहें कि ग्रेड ए, इसके लर्निंग आवर्स आपने देखे 64 to 75, क्या रीजन है सर कि इसमें 64 to 75 का पार्ट रखा गया है? ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये हमारे पास यहाँ का रीजन है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली आपको ये अप्रोच रखनी है कि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन की, तो उसको खत्म नहीं करना है प्रैक्टिस को। हर वीक में एक बार कंसोलिडेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक से दो बार आप ऐसे डेज रख दें जिसमें आप कंसोलिडेशन को कंपलसरी हो जाए आपके लिए कि मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑल्दो आप वीक के 2 क्वेश्चंस करें, बट अपने पास कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट रखें कि जिसमें आप कंसोलिडेशन को अपने साथ अफिलिएटेड रखें, एसोसिएटेड रखें। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा जो बाकी आपके जो स्टैंडर्ड्स थे, आपने देखा कि IS 21, IFRS 5, IS 34 एंड IS 24, ठीक है, ये चारों आपके बेसिकली यहाँ पे लो लेवल पे टेस्ट हो रहे हैं। मतलब इसी के साथ, कंसोलिडेशन के साथ, या फिर छोटा सा एक अलग क्वेश्चन जो 6 to 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास, और आपको वो अटेम्प्ट करना होगा। ये सारा पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें तो कंसोलिडेशन अराउंड 20 to 25 मार्क्स का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें वो यूजुअली वो पहला या दूसरा क्वेश्चन ही दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक पासिंग कैपेबिलिटी तक ले जाते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप इसको पास कर सकें। कंसोलिडेशन का सवाल जो है वो एंड तक प्रैक्टिस करने के बाद भी आपका पूरा 1 घंटा लेके जाएगा। आप कहेंगे 25 मार्क्स के लिए मैं एक पूरा घंटा दे दूँ उसको? हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो यूजुअली मैक्सिमम लोगों को पास करवाता है। ठीक है, आगे आते हैं ग्रेड बी पे। ग्रेड बी क्या कह रही थी? ग्रेड बी कह रही है कि 34 to 40 आवर्स दो मुझे और 30 to 45 मार्क्स मुझसे ले लो। सेम वही बात की उन्होंने कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि इससे डबल आवर्स इसको यहाँ पे ग्रेड ए में देने पड़ रहे थे, और ग्रेड बी में जो हमें लग रहे हैं वो कम आवर्स हैं। अच्छा, देखते हैं जरा इसका ब्रेकअप जाके देखते हैं। आईएफआरएस अप्लाई करने हैं किस लिए? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स और इनकम टैक्सेस। आईएफआरएस 9 हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग विद इसकी प्रेजेंटेशन जो IAS 32 में कवर्ड है।
रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ये हमारा IFRS 15 है। इनकम टैक्सेस IAS 12 है। ठीक है, ये तीनों पार्ट हमारे यहाँ पे टेस्टिंग लेवल 2 पे हैं, तो इनका अगर T2 का रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स की बात करें, लोगों को यहाँ पे काफ़ी इश्यूज होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए शायद उसके सारे केसेस कवर नहीं हो पाते। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका प्रोफिशिएंसी लेवल इसका 3 रखा गया है, ऑल्दो इनका टेस्टिंग लेवल 2 है, मतलब ये छोटे क्वेश्चंस बन के आपके पास आ रहे होंगे। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स को भी इसी में रखा गया है। कोड ऑफ एथिक्स जो बेसिकली आपके पास वर्किंग इन बिजनेस, मतलब इन प्रैक्टिस नहीं, इन बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे अप्लाई होता है। और टेस्टिंग लेवल 1 रखा गया है, मतलब अराउंड 5 to 7 मार्क्स का उसका आपको एक अलग से क्वेश्चन बन के आ जाएगा, जो आप एथिक्स के लिए जो आपने ऑडिट में प्रैक्टिस की होती है वही सफिशिएंट होती है इसमें। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या कहता है? थर्ड वाला पार्ट कहता है कि मुझे 49 to 62 आवर्स दो और मुझसे 25 to 35 मार्क्स ले जाओ। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये वाला भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये वाला बहुत छोटा लग रहा था इसमें लर्निंग आवर्स के हिसाब से, और सबके ही तकरीबन सेम मार्क्स हैं। तो फिर किसको पहले किया जाए? देखें, इनिशियली जब स्टार्ट करने में बात आएगी तो स्पेशलाइज्ड एरियाज को एक बार देख लें, उसके बाद बात करते हैं कि क्या स्टार्ट करना है। देखें, सबसे पहले हमारे पास स्पेशलाइज्ड एरियाज में आ रहा है इम्पेयरमेंट, IAS 36 आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट्स IAS 19 हो गया। शेयर बेस्ड पेमेंट्स IFRS 2 हो गया। और फेयर वैल्यू मेजरमेंट IFRS 11 हो गया। अच्छा, उसके बाद लीजेस, लीजेस IFRS 16 है। आप देखिए अगर तो T2 पे जो टेस्टिंग है वो इन तीन की है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट IFRS 11, IAS 36, इम्पेयरमेंट। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आज और आप कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन या फिर अगर मैंने हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला IFRS 9 या कंसोलिडेशन अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या करें? फिर ये पता चला कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि IAS 36 से स्टार्ट कर लें, तो क्योंकि वो हम फेमिलियर होते हैं इसमें अपने कैप लेवल में इस सब चीज़ों से, तो इसका थोड़ा सा इन्हांस्ड वर्जन है बेसिकली जो यहाँ पे सिलेबस में इन्वॉल्व है आपके, ठीक है, जो इंक्लूडेड है, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक बेस बन जाएगी, स्टार्टिंग के लिए आपको एक चीज़ मिल जाती है। लीजेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लीज बैक है, सेल एंड लीज बैक है, वो सारी चीज़ें इन्हांस्ड हैं, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। तो बेहतर है कि आप IAS 36 से स्टार्ट करें, देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे जा सकते हैं, देन फिर आप बाकी जो कंसोलिडेशन है उसको साथ साथ स्टार्ट कर दें। ठीक है, और ये अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स केटरिंग टू मनी मार्केट्स, ठीक है, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है चेंजेस का, वो सारी बातें अगेन थ्योरी टाइप की चीज़ है। बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज, इन पे T1 टेस्टिंग लेवल रखा है। छोटा सा क्वेश्चन अगर आ गया तो वो डिस्क्लोजर्स पूछ लेगा कि बैंक का इस तरह का डिस्क्लोजर बना के मुझे दे दें, ठीक है, या इसका फॉर्मेट है ये इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स में भी सेम है और इंश्योरेंस में भी सेम है। इंश्योरेंस आपको काफ़ी इजीली याद हो जाता है क्योंकि वो री इंश्योरेंस और ये अलग से ही आपको पता चल जाता है। और थोड़ा बहुत अगर आपने फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कुछ थोड़ी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लगाई तो ये आप यहाँ से इजी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑल्दो रिकमेंडेड यही है कि कंसोलिडेशन को फोकस करते हुए सारे एरियाज को कवर किया जाए। एसएमईज के लिए IFRS ये भी एक बार देख के चले जाएं, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट के प्लान्स यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली एम्प्लॉय बेनिफिट्स और यहाँ रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो वहाँ से ही इंटर रिलेटेड है कि इसके प्लान्स, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। शरिया कंप्लायंट स्टैंडर्ड्स मतलब स्टार्ट इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट टाइम अडॉप्शन इनकी बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं और मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। ये सारे वो एरियाज हैं जो अगर आपने पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो भी बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट हमारा इसमें एग्जाम में देखा नहीं गया। अच्छा, इसके बाद आ रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की आप बात करें कि पब्लिक सेक्टर के अकॉर्डिंगली क्या होता है या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, तो ये भी अगेन थ्योरी वाले कुछ एरियाज है जिनका बहुत ज़्यादा कोई हमने इम्पैक्ट नहीं देखा है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने कुछ स्किल्स आपके बेसिकली बताए हुए हैं कि क्या क्या आपको आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आपके पास इवैल्यूएशन का स्किल होना चाहिए, जो डेटा गिवन है उसके ऊपर आप अपनी कुछ अ, उसको उससे क्या असरटेन हो रहा है, क्या इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये चीज़ देख लें, ठीक है। जब एक्सपर्ट की नीड कब कब आएगी और क्यों उसको अपॉइंट करना है ये देख लें। स्टेक होल्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करना है, और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में अगर कोई चेंजेस आती हैं तो उसको कैसे देखना है।
और ट्रांजैक्शंस पे आईएफआरएस की एप्लीकेशन क्या होती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, ये सारे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने वो सारी लिस्ट बता दी है जो मैं अभी डिस्कस करते हुए बता रहा था पूरा, कि आईएफआरएस 1 है, आईएफआरएस 2 है, 3, 5 है, एंड देन 6 है, मिनरल रिसोर्सेज में 7 है, और देन फर्दर स्टैंडर्ड्स भी जितने आपके ओवरऑल इन्वॉल्व है वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड्स आएंगे एथिक्स के 2024 के, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना इसको। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल जो है वो बेसिकली कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इन सब के लिए आते हैं। तो ओवरऑल आपका ये एस्पेक्ट है कि अगर आप दो तीन चीज़ों को फोकस कर लें, IS 12 आपके पास है, कंसोलिडेशन है, और ये जो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें मैं लीजेस को इंक्लूड करता हूँ, जिसमें मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करता हूँ, IFRS 15 है हमारा रेवेन्यू का स्टैंडर्ड। ठीक है, इन सबको अगर मैं इंक्लूड कर दूँ, और कुछ हद तक शेयर बेस्ड पेमेंट्स और एम्प्लॉय बेनिफिट्स को, तो यहाँ वो एक सफिशिएंट एरिया बन जाता है जिसमें आपके पासिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्पेयरमेंट को वो हर बार कहीं ना कहीं टेस्ट कर लेते हैं। लीजेस आपने अच्छा कर लिया, शेयर बेस्ड पेमेंट्स अच्छी कर ली, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और इम्पेयरमेंट अच्छा कर लिया, ओवरऑल ये स्पेशलाइज्ड पे एक लिमिटेड फोकस काफ़ी होगा। ठीक है, और यहाँ से इनकम टैक्सेस, रेवेन्यू और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन तीनों को अच्छा करना है। मतलब बी ग्रेड ऐसी थी जिसमें आपको कम आवर्स देके ज़्यादा मार्क्स मिल रहे थे, तो इसको तो अच्छे से करके जाना ही है, लेकिन साथ साथ ए में कंसोलिडेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जो यूजुअली पास करवाने का पर्पस बन रहा होता है, आपका बेस वही बन जाती है। इसको अच्छा टाइम दें, प्रॉपर रेगुलर टाइम दें, तो इंशाल्लाह आपका एक जो बड़ा पेपर है हमारा ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पे, एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये इजीली पास हो सकता है।